नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। वहीं आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में वो शामिल हुए। इस बैठक में एक साझा घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें कोविड-19 जैसी महामारी के बावजूद जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को जारी रखने की बात कही गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना पर बने उच्च स्तरीय मंत्री समूह की आज 19वीं बैठक हुई, जिसमें भारत में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। तो हम जानेंगे देश में राज्यवार कोरोना को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही दुनिया में कोविड-19 को लेकर क्या स्थिति है। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देश में बीते एक दिन में रिकॉर्ड 6 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए हैं। वहीं 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना वायरस के मामले 16 लाख के पार पहुंच गए हैं और अब तक इस वायरस से 35,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट और डेथ रेट अन्य बड़े देशों की तुलना में काफी बेहतर है। पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और रिकवरी रेट 64.54% हो गया है। वहीं मृत्यु दर घटकर 2.18% पर आ गई है। देश में पिछले 9 दिनों से रोजाना 45,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। सिर्फ जुलाई में 10.5 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस भारत में सामने आए हैं। इसकी बड़ी वजह केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश भर में कोविड-19 के मामले की पहचान करने के लिए परीक्षण कार्य में तेजी लाना है। औसत दैनिक परीक्षण जुलाई के पहले सप्ताह में जहां 2.4 लाख था, वो लगातार बढ़ते हुए जुलाई के मध्य में 3 लाख प्रतिदिन तक हो गया और अंतिम सप्ताह में 4.68 लाख से ज्यादा हो गया है, जो 31 जुलाई को 6 लाख के पार पहुंच गया। सरकार का जोर टेस्टिंग को बढ़ाकर 10 लाख परीक्षण रोजाना करने पर है। देश में 1,81,90,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। आप ये पाएंगे कि एक महीने में लगभग 1 करोड़ टेस्ट हमने ज़्यादा किए। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने देश भर में 1400 लैब्स बनाई। जुलाई में कोरोना के केस की रफ्तार की बात की जाए तो 3 से 9 जुलाई के बीच रोजाना 24,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। इस दौरान 1,68,000 से ज्यादा नए मामले आए। 10 से 16 जुलाई के बीच 30,000 से ज्यादा मामले रोजाना सामने आने लगे और 7 दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 17 से 23 जुलाई के दौरान रोज 40,000 से ज्यादा केस सामने आने लगे और सप्ताह में 2,84,000 से ज्यादा केस सामने आ गए। वहीं 24 से 30 जुलाई के बीच प्रतिदिन 50,000 नए केस सामने आने लगे और 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 55,078 नए मामले सामने आए, जबकि 779 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 16,38,870 हो गई। कोरोना से अब तक 35,747 लोगों की जान भी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 10,57,805 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,45,318 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 1,88,00,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 6,42,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 5 राज्य में अब तक 60% से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में रिकवरी रेट में सुधार से सक्रिय केस में कमी आ गई है। देश में बीते एक दिन में 55,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। इसमें से 32,000 से ज्यादा केस सिर्फ 5 राज्यों में सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 10,000 से अधिक कोरोना के केस आए हैं, जो देश में एक दिन में नए मामलों का 38% है। कर्नाटक और तमिलनाडु में पिछले एक दिन में 5,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 3,000 से अधिक नए केस आए हैं। देश में कोरोना के मामले 16 लाख के पार पहुंच गए हैं। इसमें से 10 लाख से ज्यादा केस सिर्फ
5 राज्यों में सामने आए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 4 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जो देश के कुल मामलों का 25% है। तमिलनाडु में 2,40,000 कोरोना के केस आए हैं। वहीं दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 1,30,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों में दोनों राज्यों की 16% हिस्सेदारी है। कर्नाटक में 1,18,000 से अधिक केस आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना पर बने उच्च स्तरीय मंत्री समूह की आज 19वीं बैठक हुई, जिसमें भारत में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे कम केस फैटेलिटी रेट है, जो लगातार कम हो रही है। अब 2.18% पर यह आ गई है और टेस्टिंग के साथ ही देश का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। सबसे अधिक रिकवरी रेट 89% से अधिक दिल्ली में है। वहीं कर्नाटक में सबसे कम 39.36% है। कोविड के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के क्रम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में विकसित की जा रही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ने अब तक के ट्रायल में बेहतर नतीजे दिए हैं। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल में उसे अब तक बहुत अच्छा डेटा हासिल हुआ है। इस बीच दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की कोविड के खिलाफ वैक्सीन के निर्माण में अहम भूमिका है। आईसीएमआर की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में डॉक्टर एंथोनी फूसी ने कहा कि जब भी वैक्सीन आएगी तो भारत इसे बनाने वाला एक बड़ा उत्पादक देश होगा। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में हुई हर्ड इम्यूनिटी के अटकलों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने गुरुवार को साफ कर दिया कि भारत की आबादी को देखते हुए हर्ड इम्यूनिटी रणनीतिक विकल्प नहीं हो सकती। हर्ड इम्यूनिटी अभी दूर है और भारत जैसा विशाल देश वैक्सीन के बगैर इसे हासिल करने की स्थिति में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन के पहले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टेस्टिंग ही एकमात्र उपाय है। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसद शिव प्रताप शुक्ल को उच्च सदन की आचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति में कुल 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। ये नियुक्तियां 29 जुलाई से प्रभावी हुई हैं। ये समिति सांसदों के सदन के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के आचार व्यवहार की शिकायत की जांच करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उनके बारे में फैसला लेने से पहले हितधारकों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श किया गया है। शुक्रवार को उद्योग संगठन फिक्की के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का खास ध्यान पुनर्गठन की ओर है और जहां भी इसकी जरूरत होगी वहां पुनर्गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस दिशा में सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है। एमएसएमई को कर्ज लेने में आ रही दिक्कत पर बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपातकालीन ऋण व्यवस्था के तहत बैंक एमएसएमई को कर्ज देने से इनकार नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसकी खबर मंत्रालय को दी जानी चाहिए और मंत्रालय इसकी तहकीकात करेगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भरोसा दिलाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वो उनकी परेशानी समझती हैं। उन्होंने कहा कि वो आरबीआई से मॉरेटोरियम को बढ़ाए जाने या कर्ज के पुनर्गठन को लेकर बातचीत कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे। स्मार्ट सिटी हैकाथॉन 2020 के पहले दौर में 4.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। इस साल सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले पूरे देश में सभी प्रतिभागियों को एक विशेष रूप से निर्मित उन्नत प्लेटफॉर्म पर एक साथ जोड़कर ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। 37 केंद्रीय सरकारी विभागों, 17 राज्य सरकारों और 20 उद्योगों की 243 समस्याओं को हल करने के लिए 10,000 से ज्यादा छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के पहले संस्करण में 42,000 छात्रों की भागीदारी देखी गई थी, जो 2018 में बढ़कर 1 लाख और 2019 में 2 लाख के पार हो गई। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और इस प्रकार उत्पाद नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह मंच युवा दिमाग में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में भी बेहद सफल साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो गया है। आज इस पुल के पश्चिमी हिस्से पर यातायात संचालन की दोबारा शुरुआत हो गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पटना जिले में गंगा नदी पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए पुल का निर्माण कराए जाने की भी घोषणा की। बिहार की लाइफलाइन महात्मा गांधी सेतु के नए अपस्ट्रीम लेन का शुक्रवार को लोकार्पण किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सेतु के जीर्णोद्धार हिस्से को जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि इस सेतु की मदद से स्थानीय लोगों और कारोबारियों के लिए सुगमता बढ़ेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ऐसा एक सुपर स्ट्रक्चर जो कंक्रीट का था उसको रिप्लेस करके स्टील में कन्वर्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बिहार के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका यशस्वी निर्माण हुआ। पुल के पश्चिमी लेन के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी आएगी। महात्मा गांधी सेतु के उद्घाटन के मौके पर कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। आदरणीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो इस पुल का निर्माण किया गया, पुल के सुपर स्ट्रक्चर का जो निर्माण किया गया, उसकी शुरुआत की गई। और जैसा आपने सब बताया, बहुत अच्छे ढंग से एक एक बात की आपने जानकारी दे दी है और कितना इसको लेकर के लंबे काल तक चलता रहा कि पूरा पुल बनेगा, कि उसका एक हिस्सा बनेगा और अंत में जो तय हुआ और जो नया काम किया गया है। और आपने ठीक ही कहा, इसके लिए तो सब लोग इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। 5575 मीटर लंबाई का स्टील ट्रस सुपर स्ट्रक्चर से बना ये देश का पहला स्टेट ऑफ आर्ट पुल है और भारत में इस तरह की तकनीक का प्रयोग पहली बार हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से तैयार इस पुल की कुल लागत 1742 करोड़ रुपए है। इस पुल के सभी पाए कंक्रीट के बने हैं, जबकि पुल का सुपर स्ट्रक्चर लोहे का बना है। गांधी सेतु के पुनरुद्धार का काम 3 साल पहले जुलाई 2017 में शुरू किया गया था। इसमें पश्चिमी 2 लेन के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो चुका है और बरसात के मौसम के बाद पूर्वी 2 लेन के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जाएगा। महात्मा गांधी सेतु पुल का आधा हिस्सा पटना और आधा हिस्सा हाजीपुर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नॉलेज पैक जारी किया। इस मौके पर उन्होंने क्रेडाई और नारेडको के ई कॉमर्स पोर्टल के मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसके तहत मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों को पीपीपी मॉडल के जरिए लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड-19 महामारी की वजह से देश में श्रमिकों, खासकर शहरी गरीबों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। इसे देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सस्ते किराए के आवास परिसर योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत प्रवासी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। ARHC को 2 मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण को बचाने और जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो भारत सहभागिता, एक समान लक्ष्य के लिए विभिन्न देशों की अलग अलग जिम्मेदारियां, वित्तीय सहायता और तकनीक को इस दिशा में महत्वपूर्ण स्तंभ मानता है। और जहां तक पेरिस समझौते का ताल्लुक है, भारत अपना कर्तव्य निभा रहा है। ये बात आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की वर्चुअल बैठक के दौरान कही। भारत की तरफ से जलवायु परिवर्तन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण पर नजर रखने के लिए सरकार 2015 में 10 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च कर चुकी है। आज 122 शहरों में ये इंडेक्स काम कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसका उद्देश्य हवा में मौजूद सूक्ष्म कणीय प्रदूषण को 2024 तक 2017 के मुकाबले 20 से 30% कम करना है। इस बैठक में एक साझा घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें कोविड-19 जैसी महामारी के बावजूद जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को जारी रखने की बात कही गई। गौरतलब है कि अगले साल भारत ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष बनने जा रहा है।
we have to be stressing on equity, finance and technology. Equity and CBDR, our cardinal principles. BRICS have always said it and will continue to say this because many countries are not giving the finances which they promised. I was just calculating $100 billion per year from 2009 Copenhagen meeting. It makes $1 trillion and there is nothing on table in comparison to the actual need of the globe. पद्मश्री सम्मान प्राप्त प्रसिद्ध लोक संगीतकार सोनम छेरिंग लेप्चा का बीमारी के बाद गुरुवार को निधन हो गया। वो 92 वर्ष के थे। उनका जन्म 3 जनवरी 1928 को पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले के कलिबुंग बस्ती में हुआ था। लेप्चा जाति की संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनके निधन पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गहरा शोक जताया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर अपने शोक संदेश में कहा कि लेप्चा संस्कृति और संगीत के संरक्षक और जानकार पद्मश्री सोनम छेरिंग लेप्चा जी के निधन का समाचार सुनकर दुखी हूं। उनका निधन अपूर्णीय रिक्तता छोड़ गया है जिसे हर कोई महसूस करेगा। उपराष्ट्रपति ने लेप्चा के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोक संगीतकार सोनम छेरिंग लेप्चा के निधन पर शोक व्यक्त किया और लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि पद्मश्री सोनम छेरिंग लेप्चा जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने महान लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए सतत रूप से उत्कृष्ट प्रयास किए। उन्होंने कहा कि लेप्चा की अनगिनत उत्कृष्ट रचनाओं का सम्मान पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता रहेगा। प्रधानमंत्री ने लेप्चा के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात खास शख्सियत की। शहीद क्रांतिकारी उधम सिंह की आज पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महान स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा कि शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर अमर बलिदानी को सादर प्रणाम, जिन्होंने इंग्लैंड जाकर जलियांवाला बाग कांड का प्रतिशोध दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी आज़ादी का मूल्य एक पीढ़ी ने अपने प्राणों से चुकाया है और इसे याद रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें शहीद उधम सिंह जीवन से प्रेरणा लेकर उनके सपनों का भारत बनाना है। उपराष्ट्रपति ने यह भी लिखा कि भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए शहीद उधम सिंह ने भारत के बाहर कई यात्राएं की। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि शहीद उधम सिंह गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे और क्रांतिकारी पत्रिका गदर दी गूंज के प्रकाशन के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके साहस और बलिदान की कहानियां हर भारतीय को प्रेरणा देती रहेंगी। भारत मां के वीर सपूत शहीद उधम सिंह को आज ही के दिन 1940 में फांसी दी गई थी। आजादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह ने अहम भूमिका निभाई। उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को 1940 में हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और विज्ञान क्षेत्र में अब और तेजी आएगी। साथ ही अधिक से अधिक प्रतिभाओं को आने का मौका मिलेगा। देश में अंतरिक्ष गतिविधियों के व्यवसायीकरण के लिए एक नोडल एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के गठन की घोषणा के 1 महीने बाद अंतरिक्ष विभाग ने अपनी संरचना, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को विस्तृत किया है। साथ ही निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों को करने में सक्षम करने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान प्राधिकरण यानी इसरो ने अपनी संरचना, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को विस्तारित किया है। अब सिंगल विंडो एजेंसी निजी क्षेत्र की ओर से उपग्रहों के निर्माण से लेकर उसे लॉन्च करने तक की गतिविधियों की देखरेख करेगी। ये एजेंसी निजी स्पेसक्राफ्ट की ओर से तैयार डेटा के इस्तेमाल और किसी भी अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को रोल आउट करने की निगरानी भी करेगी। इसरो पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे को निजी कंपनियों के साथ साझा करने के लिए एक तंत्र बनाएगा। यह निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों के विभाग के भीतर अस्थायी बुनियादी ढांचा बनाने में भी सक्षम बनाएगा।
इतना ही नहीं, निशुल्क या उचित लागत पर प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और सुविधाएं भी निजी कंपनियों को दी जाएंगी। इन स्पेस NICL न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के तरह एक नया सोच है, एक इनिशिएटिव है। ये एक सिंगल विंडो के तरह ये एक्ट करेगा करके गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन है। दैट इज अभी बहुत प्राइवेट कंपनीज को हैंड होल्डिंग चाहिए होगा, दैट इज उनका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसलिए हैंड होल्डिंग चाहिए होगा। सिमिलरली अभी तुरंत प्राइवेट प्लेयर्स ने अपनी आप सब चीज को एस्टैब्लिश नहीं कर सकता है। सो इसका मतलब है अभी DOS के पास, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास क्या क्या फैसिलिटी है वो प्राइवेट प्लेयर्स को देना पड़ेगा। आपको बता दें कि अब एक निगरानी निदेशालय भी होगा जो मिशन के पूरा होने तक इसरो के फैसलों के मुताबिक अंतरिक्ष गतिविधियों पर निगरानी रखेगा। ये सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए एजेंसी को वापस रिपोर्ट भी करेगा। किसी भी विवाद को इसरो और अंतरिक्ष विभाग की ओर से हल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 तलाक के खिलाफ पास हुए कानून को 1 साल बीत गया है और इसकी वजह से 3 तलाक के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है। इस कानून की मदद से मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिली है और इस तरह कुरीति को खत्म होने से मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक और समानता के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। 3 तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत, देश में इस कुप्रथा को खत्म हुए 1 साल हो गया है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में 31 जुलाई को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को संसद की मंजूरी मिली और ये दिन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गया। इस ऐतिहासिक फैसले के 1 साल पूरा होने के मौके पर अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों ने वर्चुअल संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। 3 तलाक जो है वो 1 साल पहले अपराध बना और अपराध बनने से मुस्लिम महिलाओं का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को मुहर लगी और मुहर मजबूती मिली। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हमने उस पाँव के कांटे को निकाला है और महिलाओं के और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए ये कानून जो है वो पास किया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 तलाक पर रोक लगाने के लिए बनाया गया कानून नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान के लिए बनाया गया है और इसकी वजह से देश भर में 3 तलाक के मामलों में भारी कमी आई है। नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान, ये हमारी सरकार का हुकूक है, उसका एक आइन है, उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से वर्चुअल संवाद में शामिल हुई हजारों मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक पर पाबंदी लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल में आज ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में इसे कल यानी 1 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि सऊदी अरब में ये त्यौहार आज ही मनाया गया। बकरीद के मद्देनजर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को मस्जिदों में आवश्यक निर्देशों और सीमित लोगों के साथ नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद आज तिरुवनंतपुरम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। वहीं इस बार कोरोना महामारी के चलते त्योहार पूरे विश्व में अलग तरीके से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद उल जुहा के पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल ज़ुहा का त्यौहार आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का प्रतीक है और लोगों की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने सभी लोगों से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी नियमों और दिशा निर्देशों के पालन के संकल्प को दोहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार पर खुशियों को साझा किया जाए और परस्पर सौहार्द को बढ़ावा दिया जाए। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा, ईद उल ज़ुहा ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और असीम करुणा का उत्सव है। ये त्योहार हमें सहानुभूति पैदा करने, बलिदान करने और शांति और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। इस सिलसिले में अयोध्या में आज हुई अहम बैठक में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अब तक हुई तैयारियों की समीक्षा की गई। राम नाम में रमी राम की नगरी अयोध्या में जगह जगह इसी तरह दिन रात रामायण कालीन प्रसंगों की आकृतियों को उकेरा जा रहा है। साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्तों की दोनों तरफ सभी भवनों की दीवारों पर त्रेता युग की झलक दिखलाते हुए भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और ऐसे ही त्रेता युग से जुड़ी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। अयोध्या की मशहूर मणिराम दास छावनी में राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके के लिए 1,11,000 लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा राम की पैड़ी को भी संवारा जा रहा है। साकेत महाविद्यालय के परिसर में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। शुक्रवार को अयोध्या आए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के अलावा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास से मुलाकात की और भूमि पूजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। मैं प्रधानमंत्री जी की उस दूरदर्शिता को नमन करता हूं, जिसके कारण से ये सब अवसर हम सबको देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है कि हम सब आनंदित हैं और उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं कि 5 तारीख को जब वो शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। मुझे लगता है कि यही उल्लास का कारण है। जिसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 25 जुलाई को श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या आए थे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण के अलावा 3 से 5 अगस्त तक अयोध्या में सभी मंदिरों और घरों में दीपोत्सव मनाने की बात कही थी। अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है और मैं आप सबसे विनम्र अपील करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर देश और दुनिया के सामने अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत कर देना है जिसकी हकदार अयोध्या थी। के भव्य मंदिर निर्माण के इस शुभ मुहूर्त के लिए जो सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और राम मंदिर का शिलान्यास उन्हीं के हाथों होना है। भूमि पूजन स्थल पर अतिथियों के बैठने के साथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हर सावधानी जरूर बरतें, मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी आदतों में शामिल करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।